अगले सीन में हम लोग ड्यूक को देखते हैं जो कि काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर कार्ल आता है जो कि काफी ज्यादा हाफ रहा था। कार्ल ड्यूक को सारी बातें बता देता है। ड्यूक कहते हैं कि वो कायर वो जरूर मेरे जाने का इंतजार कर रहे थे। आगे कार्ल कहता है कि मुझे कहना पड़ेगा कि हमें तुरंत ही पैलेस में जाना चाहिए और सिस्टर लिली को वापस लाना चाहिए। ड्यूक कहते हैं कि कोई बुद्धू ही ऐसा कोई सजेशन देगा। कार्ल ये सुनकर चौंक जाता है। ड्यूक आगे कहते हैं कि कोई भी सेना जो कि इंपीरियल पैलेस जाएगा उसे राजविद्रोह का दर्जा दे दिया जाएगा। और वैसे भी कार्ल, तुम अपनी बहन को बचाने के बजाय क्या कर रहे थे? कार्ल इस पर कुछ नहीं कह पाता है। ड्यूक आगे पूछते हैं कि क्या एलोडी ने कोई भी मैसेज छोड़ा है। कार्ल कहता है कि उन्होंने टेम्पल को कांटेक्ट करने के लिए कहा था। ड्यूक कहते हैं ठीक है। तो कार्ल कहता है लेकिन फादर जो सिस्टर है वो अभी परेशानी में होगी। वो कहते हैं कि अपने सिस्टर पर भरोसा रखो। स्माइल करते हुए कहते हैं कि और वैसे भी हमारा जो रेस्क्यू प्लान है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगले ही दिन ट्रायल चालू हो जाता है। एक व्यक्ति एलोडी से सवाल पूछता है कि उस पावर का नेचर क्या था जिसका इस्तेमाल करके एलोडी ने रिफ्ट को बंद किया था। एलोडी कहती है कि मैं खुद श्योर नहीं हूँ सर। जिस पर वो गुस्से से कहने लगता है कि और तुम्हें लगता है कि हर मैजेस्टी के सामने ये एक ढंग का आंसर है। एलोडी कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए लेकिन उस दिन की जो मेरी मेमोरी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और फिर वो एक्टिंग करने लगती है कि अरे बाप रे, अभी भी उन सबको याद करके मेरा सिर दुख रहा है। इस पर वो आदमी चिल्लाने लगता है कि नॉनसेंस, ये लेडी बस एक्सक्यूज बना रही है। एलोडी मुंह बनाते हुए सोचती है कि मुझे एक्टिंग की क्लासेस ले लेनी चाहिए थी। दूसरा पूछता है कि क्या मैं सही हूँ कि जो रिफ्ट है उसे बिना किसी रिचुअल के बंद किया गया था। एलोडी हाँ कहती है। पूरे रूम में एलोडी की बेइज्जती होने लगती है, जिसे सुनकर जो ड्यूक एंजेलोस थे वो स्माइल कर रहे थे। एलोडी सोचती है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। तभी कोई टेबल पे हाथ पटकता है और वो ड्यूक पढ़िया थे। वो काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि मुझे काउंसिल से कहना पड़ेगा कि ऐसे कुछ भी कहने का बुरा अंजाम हो सकता है। और ये सुनते ही वहाँ पर पूरा सन्नाटा हो जाता है। एलोडी सोचती है कि कम से कम यहाँ पर मेरे पास एक काफी अच्छे साथी हैं। तभी जो ड्यूक एंजेलस है वो कहने लगते हैं कि मुझे ये पता चला है कि आप जैसे ही मूर्ति के पास गई थी वैसे ही रिफ्ट बंद हो गया था। एलोडी कहती है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि काउंसिल को ये लगता है कि लेडी एलोडी शायद जो कल्ट ऑफ फिरकाला है उसके साथ मिली हुई है। एलोडी कहती है कि लॉर्ड एंजेलोस, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि आपकी जो बेटी थी लेडी डोरोथी एंजेलोस वो मुझसे पहले इस चीज की इंचार्ज थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बात सच है तो फिर ये चीज लेडी डोरोथिया पर भी अप्लाई होता है। लेकिन ड्यूक कहने लगते हैं कि मेरी बेटी काफी अच्छी हालत में थी, लेकिन उस सेरेमनी के कुछ समय पहले ही वो बेहोश हो गई। और इससे काफी बेकार पॉसिबिलिटी दिमाग में आती है कि किसी ने मेरी बेटी को जहर दिया था। और ये सुनकर सब लोग काउंसिल में बात करने लगते हैं और डचेस का भी नाम आता है क्योंकि वो एक पॉइजन स्मिथ है। डचेस परेशान होते हुए कहती हैं कि बिना किसी वजह के ऐसे इल्जाम लगाना बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। एलोडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि डचेस को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। ड्यूक एंजेलोस कहने लगते हैं कि बिना किसी वजह के क्या अगर मैं यहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाकर एक टेस्टिमनी डलवाऊं कि मेरी जो प्यारी बेटी है उसको पॉइजन दिया गया था, इससे क्या ये जो काउंसिल है वो कन्विंस हो जाएगा। एलोडी गुस्से से सोचने लगती है कि जरूर उस डॉक्टर का रिश्ता हाउस एंजेलस के साथ काफी अच्छा होगा। और साथ ही साथ एक वजह है कि क्यों ये जो काउंसिल है वो ड्यूक की ऐसे बेफालतू की बातों से भी मान जा रहा है। ये एक पब्लिक ओपिनियन का गेम है और मैं अपने केस को अच्छे से बना नहीं पाई हूँ, लेकिन इन सारी चीजों से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एलोडी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक इरकाला की सर्वेंट कैसे होंगी माय लॉर्ड, क्योंकि मैं डिवाइन गॉडेस स्टार के द्वारा चूज की गई इस दुनिया की सेवियर हूँ। ड्यूक कहते हैं कि अच्छा, किसी दिन आप ये कहती हैं कि आप अपने डिवाइन स्टेटस को नहीं मानती, लेकिन आज आप ये कह रही हैं कि वो आपका खुद का है। एलोडी कहती है कि मैंने सच कहा था कि जो मेरी यादें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे बेहोश होने से पहले मैंने गॉडेस स्टार की आवाज सुनी थी। और इस चीज से क्राउन प्रिंस के साथ कुछ और लोग भी एग्री करते हैं। और तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट का धमाकेदार एंट्री होता है। वो कहते हैं कि स्टार के द्वारा चूज की गई सेवियर ने अपनी जान जोखिम में डाली रिफ्ट को बंद करने के लिए, और यहाँ पर उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो कल्ट ऑफ फिरकाला से मिली हुई हैं। ये कहने के लिए काफी है कि ये ईश्वर का काफी बड़ा अपमान है। और मौके पे चौका मारकर एलोडी कहती है कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा लगता है कि सारे 4 ग्रेट हाउसेस के जो वारिस हैं ऑप्टिस्ट ने गॉडेस की स्टार सुनी थी, लेकिन आप शांत क्यों हैं लॉर्ड एंजेलस? क्या इसके पीछे कुछ वजह हो सकता है कि क्यों आपको गॉडेस की आवाज सुनाई नहीं दी? जिस पर ड्यूक घबराते हुए कहने लगते हैं कि नहीं, मैंने भी वही सुना था।
तभी जो ड्यूक और डचेस है वो उठकर एलोडी को घर चलने के लिए कहने लगता है, क्योंकि अब जो एलोडी की इनोसेंस थी वो प्रूफ हो चुकी थी। ड्यूक एम्प्रेस से परमिशन मांगते हैं और एम्प्रेस बेचारी दे देती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग डिनर कर रहे थे। तभी जो ड्यूक है वो एलोडी से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने गिफ्ट के बारे में सोच लिया। एलोडी को समझ में नहीं आता है तो ड्यूक कहते हैं कि तुम्हारे बर्थडे के लिए मेरा मतलब वो जल्द ही आने वाला है ना। एलोडी सोचती है कि अच्छा मैं तो भूल ही गई थी, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या मुझे कुछ भी पसंद आएगा। ड्यूक कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है तो तुम बाद में भी मुझे बता सकती हो। तभी एलोडी कहती है कि एक गिफ्ट नहीं फादर, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। फादर, मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब मैं इस दुनिया में खुद से जाकर घूमूं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे परमिशन दे ताकि मैं खुद से अपनी जिंदगी जी सकूं। फादर, ये सुनकर वहाँ पर सब इतने शौक हो जाते हैं कि किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी येंसी गुस्से में कहता है कि ये क्या बकवास है। एलोडी पीछे मुड़कर क्या कहती है तो येंसी अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो लिली, तुम्हें इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि किसी बाहरी आदमी ने तुम्हें ये करने पर मजबूर किया है। कार्ल चिल्लाने लगता है कि सिस्टर कहो कि ये एक मजाक है, आप ऐसे हमें धोखा नहीं दे सकती। एलोडी सोचती है कि धोखा, क्या वो इस चीज को इस तरीके से देखता है। तभी ड्यूक पूछते हैं कि क्या तुम इस घर से बाहर जाने की बात कर रही हो। एलोडी हाँ कहती है तो ड्यूक कहते हैं तो फिर मुझे तुम्हारे भाइयों के साथ एग्री करना पड़ेगा, ये काफी बचकाना है। पहली बात तो तुम अभी भी काफी ज्यादा जवान हो खुद से रहने के लिए एलोडी, और दूसरा अगर तुम हॉस्पिटल को छोड़ देती हो तो इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे परिवार से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। एलोडी कहती है कि हाँ फादर, और मुझे कोई सपोर्ट चाहिए भी नहीं, आखिरकार मेरे पास अपने खुद के फंड्स हैं। येंसी कहने लगता है कि क्यों लिली, क्यों तुम हमें छोड़ना चाहती हो। एलोडी कहती है कि वेल समय आ गया है कि मैं आप सबको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दूं। येंसी कहता है कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं, क्या तुम हमें सच नहीं बताओगी। एलोडी ये सुनकर पूरी ब्लैंक हो जाती है। वो कहती है लेकिन यही तो सच है ब्रदर। एलोडी सोचती है कि मैं ये बात कैसे समझा सकती हूँ, सच तो ये है कि मैं एक परीक्षा भी नहीं हूँ। तभी एलोडी की आंख से आंसू आने लगते हैं और वो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एलोडी कहने लगती है कि मुझे हो क्या गया है, एक मिनट अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो मैं अपने आप को संभाल। तभी जो डचेस है वो लिली को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे कोई वजह नहीं दिख रहा है कि क्यों ये जो बातचीत है वो कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। उसके जाने के बाद येंसी डचेस से कहता है कि आपको इतना कम शौक देखकर मुझे लगता है कि आपको इस बारे में पहले से ही पता था मदर। कार्ल डचेस के ऊपर चिल्लाने लगता है तो फिर उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। डचेस कहती है कि मैं कौन होती हूँ एलोडी को मना करने वाली। उस दिन जब मुझे पता चला था कि वो खुद ही मेरे लिए एंटीडोट्स बनाती है, उसी दिन मुझे उसकी असली इच्छा के बारे में पता चला था। उसने मेरी मदद इसलिए की ताकि वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए फंड्स को इकट्ठा कर सके। डचेस ड्यूक से कहती हैं कि क्या आपको मेरी वार्निंग याद है योर ग्रेस। डचेस कहती है कि भले ही मैंने जो कहा था वो काफी ज्यादा बुरा था, पर मैंने ये उसी उम्मीद में कहा था कि ये दिन कभी भी ना आए। आगे वो कहती है कि अगर एलोडी हमसे दूर होना चाहती है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें उसके रास्ते में आना चाहिए। ये शायद हमारी आखिरी अपॉर्चुनिटी है उसके दिल को जीतने का योर ग्रेस। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एलोडी को देखते हैं जो कि अकेले चल रही थी। ग्रेट एलोडी से पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी तो एलोडी कहती है कि सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता। वो सोचती है कि येंसी के सवाल से पहले मुझे लगा था कि मेरे अंदर कोई भी सेंटिमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं जवाब दे रही थी सारी यादें मेरे सामने आने लगी। बिना किसी शक के मैं भी एक परीक्षा थी, तो क्यों मुझे अकेले गेस्ट हाउस में रहने के लिए छोड़ दिया गया। एक छोटे बच्चे की आंखों में जिसे ऐसी अकेले रहने के लिए छोड़ दिया गया है, जो मेन हाउस है वो किसी फेरी टेल की कैसे उसे कम नहीं था। और एक दिन उसे नाजायज औलाद का मतलब पता चल गया। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ पहली बार डिनर करने के लिए गए, लेकिन उस दिन किसी ने भी उससे एक शब्द भी नहीं कहा। उसे लगता था कि येंसी बस एक लौता है जो कि उसकी चिंता करता है, जब तक उसने अपने ब्लेसिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं खो दिया और उसके ऊपर चिल्लाया नहीं। गेस्ट हाउस के विंडो पर बैठकर वो मेन हाउस को निहारते रहती थी। प्रेजेंट में एलोडी कहती है कि अकेला रहना एक बच्चे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अब मेरी तरफ देखो, मेरे पास मेन हाउस में तो एक जगह है ही, साथ ही साथ वो सब मुझसे काफी ज्यादा प्यार भी करने लगे हैं, लेकिन अब मुझे इन सारी चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ग्रेड कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। एलोडी कहती है कि सच में। वो कहता है कि हाँ मुझे भी कभी प्यार चाहिए था। एलोडी कहती है कि ओह किससे, तो वो कहता है कि मेरे मिस्ट्रेस लेडी काला से ऑफ कोर्स। एलोडी कहती है कि हाँ मुझे समझ जाना चाहिए था।
अगले सीन में एलोडी काम पे लग जाती है ताकि वो फालतू चीजों के बारे में ना सोचे। तभी एलोडी को रेहान के बारे में याद आता है और वो उसे कॉल लगा देती है। रेहान कॉल उठा लेता है। एलोडी कहती है कि रेहान, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा कर रहे होगे। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन हमारे आखिरी कॉल से काफी ज्यादा समय हो गया है। एलोडी कहती है कि काफी ज्यादा काम आ गया था। तो रेहान कहता है कि हाँ, मुझे पता चला कि इंपीरियल काउंसिल हुआ था। आगे वो पूछता है कि क्या जो आर्टिकल में लिखा है वैसा ही हुआ था माय लेडी। एलोडी कहती है कि कह सकते हैं, मैं ये तुम्हें मिलकर बताऊंगी। तभी रेहान उसे काटते हुए कहता है कि लिली, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। एलोडी को ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। वो सोचती है कि क्या वो बस मेरी आवाज से ही बता पा रहा है। वो कहती है कि मैंने घर छोड़ने के बारे में अपने परिवार को बता दिया और बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगी। तो रेहान कहता है कि ठीक है, याद रखिएगा कि मैं बस एक कॉल दूर हूँ। एलोडी स्माइल करते हुए थैंक यू कहती है और सोचती है कि वो भले ही यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बातें ही मुझे काफी ज्यादा राहत दे रही हैं। अगले सीन में मार्था एलोडी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। फिर वो कहती है कि अगर आप जाने का सोच ही रही हैं तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगी, है ना। एलोडी कहती है कि लेकिन तुम बचपन से ही इस घर का हिस्सा रही हो, तो शायद तुम्हें पैडिया के पास रहना ही ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। मार्था कहती है कि माय लेडी, क्या आपने कभी भी सोचा है कि क्यों मेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैं यहाँ पर रह रही हूँ? ये आपके कारण है माय लेडी। अगर मैं भी आपको छोड़ देती तो फिर आपका ख्याल कौन रखता? आप तो पूरे अकेली हो जाती, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ पाई माय लेडी। और अब जबकि आप जल्दी ही जाने वाली हैं, कम से कम आपको ये बात मुझे खुद बतानी चाहिए थी। एलोडी मार्था से माफी मांगती है और सोचती है कि बचपन में मेरी नैनी और उसकी बेटी ही मेरा इकलौता सहारा थे। उन्हीं लोग के कारण मैं सारे मुश्किल समय को पार कर पाई थी। मार्था कहती है कि वादा कीजिए कि जब आप जाएंगी तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगी। एलोडी हाँ कहती है। अगले सीन में हम लोग ड्यूक को देखते हैं, जो कि एलोडी से कह रहे थे कि अगर तुम्हें चाहिए तो जो पैडिया का डायमंड माइन है वो तुम्हारे नाम पर हो जाएगा। एलोडी शौक होते हुए सोचती है कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए आई हूँ, ना कि कोई बिजनेस की बातचीत करने। एलोडी कहती है कि फायदा। तो ड्यूक कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? एलोडी सोचती है कि पूरी रात सोचने के बाद आखिरकार मैंने हिम्मत जुटा ही ली है। ड्यूक को जानना होगा कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। एलोडी कहती है कि फादर, सच ये है? ड्यूक हाथ पटकते हुए कहते हैं कि सच ये है कि तुम मेरी बेटी हो। एलोडी क्या कहती है? तो ड्यूक कहते हैं कि खून के रिश्ते से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा से मेरी बेटी थी और आगे भी रहोगी। एलोडी कहती है, आपको ये बात पहले से पता थी? ड्यूक कहते हैं कि मैं तुम्हें बस ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी जो मदर थी और मैं कभी भी रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं थे। उसे बस अपने बच्चे के लिए एक गार्डियन चाहिए था और मैंने इस ड्यूटी को एक्सेप्ट कर लिया। एलोडी कहती है, तो फिर क्यों आपने मना नहीं किया कि मेरी मदर आपकी मिस्ट्रेस नहीं थी? इससे आपकी रेपुटेशन को काफी ज्यादा ठेस पहुंची होगी। और ग्रेस ड्यूक कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो तुम्हें एक ड्यूक के बेटे के तौर पर प्रॉपर तरीके से बड़ा नहीं किया जाता। एलोडी सोचती है कि क्यों ड्यूक ने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहती है कि मुझे अब आपसे बस सच ही सुनना है। फिर हमें 19 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक से अर्सेलिया मिलने के लिए आई थी और उसके हाथ में एक बच्चा था। अर्सेलिया को देखते ही ड्यूक शौक होते हुए कहते हैं कि तुम इतने सालों से कहाँ पर थी? अर्सेलिया कहती है कि ये सब किस्मत का खेल है। ड्यूक कहते हैं कि अब तुम इस सबको किस्मत के ऊपर डालोगी, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खोजा। तभी ड्यूक की नजर अर्सेलिया के हाथों पे जाती है। वो कहते हैं कि एक बच्चा। गुस्से से सोचते हैं कि ये जरूर रिचार्ड का बच्चा है। ड्यूक कहते हैं, तो फिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? अर्सेलिया कहती है कि एक शर्मिंदगी वाली चीज है ग्रेस। मुझे डर है कि समय आ गया है कि आप मुझे आपकी जिंदगी को बचाने का जो कर्ज है वो चुका दें। ड्यूक कहते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे क्या प्राइस चुकाना होगा? अर्सेलिया कहती है कि आप बस इस बच्चे का ख्याल रखिए जब तक मैं दोबारा इसको लेने के लिए ना आ जाऊं। आपका मेरे ऊपर कर्जा है कि आप इसे अपने खुद के बच्चों की तरह ही पाले। इसका नाम एलोडी है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इसके साथ अच्छे रहेंगे। प्रेजेंट में ड्यूक एलोडी से कहते हैं कि तुम्हारी मदर को रिचार्ड से काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन उनके छोटे स्टेटस के कारण उनकी शादी बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। ड्यूक सेवरस के बेहोश हो जाने के बाद अर्सेलिया को ऐसा लगा होगा कि उसके लिए सेवरस मैनर में कोई भी जगह नहीं है। एलोडी कहती है, इसका मतलब आपको भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर गई।
ड्यूक कहते हैं कि कुछ समय के लिए मैंने कुछ लोगों को उसके पीछे लगाया था, लेकिन फिर उसके बाद वो गायब हो गई। एलोडी फिर कहने लगती है, लेकिन फिर अगर मेरी माँ अभी तक मुझे ले जाने के लिए नहीं आई है योर ग्रेस, तो फिर आपका जो ड्यूटी है वो यहीं पे खत्म होता है। एलोडी को फिर रोना आने लगता है। वो कैसे न कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहने लगती है कि मुझे ये अभी भी काफी ज्यादा सता रहा है कि क्यों आप मुझे जाने नहीं देना चाहते। मैं ये सब का कर्जा कैसे चुकाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन पास्ट की कोई भी कहानी मेरे दिल के घाव को नहीं मिटा सकती। मुझे ये पूछने दीजिए योर ग्रेस कि आपने कभी भी मुझे अपना अपना माना था? ड्यूक कहते हैं कि मैं इस फालतू से सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम हमेशा से हाउस स्पाइडर की एक बच्ची थी और तुम मेरी एक लौती बेटी हो। एलोडी की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहती है कि योर ग्रेस, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो ये क्या इस कारण है क्योंकि मैं बदल चुकी हूँ? ड्यूक कहते हैं कि अगर तुम बदली नहीं भी होती तो मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं होता। एलोडी सोचती है कि वो अपने आप को मेरा फायदा बुलाते हैं, लेकिन कैसे मैं इन शब्दों के ऊपर विश्वास करूं? फिर वो कहती है, तो फिर मैं अभी तुरंत जाने की जिद नहीं करूंगी और ग्रेस, उसके बदले मैं आपके साथ एक डील करना चाहूंगी। एलोडी कहती है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ड्यूक स्माइल कहते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए काम बढ़ा लिया है। एलोडी को ये सुनकर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। फिर वो कहती है कि क्या किसी को पता है कि मैं आपकी खुद की बच्ची नहीं हूँ? ड्यूक कहते हैं कि डेमिस को इस बारे में जरूर शक होगा, लेकिन कार्ल और येंसी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। एलोडी कहती है, ठीक है, तो मैं खुद उन सबको अपने जन्म की सच्चाई बताना चाहूंगी। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। वो सोचती है कि मैं इस गिल्ड को और ज्यादा नहीं सह सकती कि वो मुझे इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तभी ड्यूक एलोडी के मदर के पेंडेंट के बारे में पूछने लगते हैं। तो एलोडी कह देती है कि जब वो क्राउन प्रिंस को एंगेजमेंट तोड़ने का रिक्वेस्ट भेज रही थी तब वो उससे गलती से टूट गया। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम लोग अर्सेलिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रही थी और वो रोते हुए एलोडी से माफी मांग रही थी। तभी वहाँ पर ड्यूक आके उससे कहते हैं कि क्या तुम ऑलरेडी जा रही हो? अर्सेलिया हाँ कहती है। तो ड्यूक कहते हैं कि क्या तुम कोई भी वादा नहीं दोगी कि कब तुम उसके लिए वापस आओगी? जिस पर वो बस स्माइल करती है। आगे वो कहती है कि क्या आप मेरे लिए एक और फेवर करेंगे और ग्रेस? ड्यूक कहते हैं कि तुम मुझे अपनी कोई भी इच्छा बताओ और मैं उसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लूंगा। अर्सेलिया ड्यूक को एक पेंडेंट देते हुए कहती है कि ये एलोडी को तब दे दीजिएगा जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए। ड्यूक कहते हैं कि क्या तुम मुझे कम से कम बताओगी कि ये क्या है? अर्सेलिया कहती है कि ये एक सील है जिसके अंदर एलोडी की ब्लेसिंग है। जब समय आएगा तो ये सील अपने आप ही टूट जाएगा। ड्यूक कहते हैं कि ठीक है, क्या तुम्हारी और कोई इच्छा है? अर्सेलिया स्माइल करते हुए कहती है कि एक दिन आएगा जब मेरी बच्ची पूरी तरीके से बदल जाएगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है योर ग्रेस। ड्यूक सोचते हैं कि उस दिन जब मैंने एलोडी को क्राउन प्रिंस से एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बात करने के लिए बुलाया था, उस दिन वो काफी ज्यादा अलग लग रही थी। उसने डायरेक्ट मेरे चेहरे को देखकर मुझसे बात की और उसकी आंखें बिल्कुल अर्सेलिया की तरह ही चमक रही थीं। और उस दिन ड्यूक ने सोचा था कि ऐसा लगता है कि समय आ गया है, ये जरूर वही चेंज है जिसके बारे में अर्सेलिया ने मुझे कहा था। ये ऐसा था जैसे कि एलोडी पर्डिया बिल्कुल एक अलग औरत बन चुकी है, जैसा कि उसकी खुद की माँ अर्सेलिया ने कहा था। तो अब इसी के साथ हमारा जो सीजन 2 है वो यहीं पे खत्म होता है। मतलब सीजन 1 खत्म हो गया, सीजन 2 खत्म हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और आपको मेरी आवाज से तो पता चल ही गया होगा कि मुझे थोड़ी सी सर्दी है, इसलिए मेरा आवाज इतना ज्यादा बेकार आ रहा है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और एक चीज जो कि मैंने बहुत समय से नहीं बोली है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर एंड हाई जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।